नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। सीधा रुख करेंगे खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एचडीएफसी बैंक के द्वारा बनाया गया एटीएम के वर्चुअल उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हम सभी को आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया। यह मंत्र हमारे लिए तभी सार्थक हो सकता है जब हम समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराएं। हम राज्य में वित्तीय समावेशन की दिशा में काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सभी को आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया है और वो मंत्र हमारा तभी सार्थक हो सकता है जब हम समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक जो सामान्य सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को पहुंचाएं, उनको उन योजनाओं को बताएं, उनका लाभ दिलाएं जिनसे उनका जीवन आगे बढ़ सकता है। और इसको लेकर हमने राज्य में जो वित्तीय समावेशन है उसको आत्मनिर्भर राज्य के निर्माण की दिशा में बहुत प्राथमिकता से। तो वह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग पेंशन का हस्तांतरण कर दिया। ट्रांसफर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किया गया। सीएम धामी ने कहा कि हमने इस योजना को सरल बनाने का प्रयास किया और राशि को 1200 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए भी कर दिया है। अब पेंशन हर महीने की 5 तारीख तक लाभार्थियों के खाते में जमा कर दी जाएगी और ये 3 महीने के अंतराल पर जमा किया जाएगा। एक नई व्यवस्था प्रारंभ हुई है और आप सब जानते हैं कि समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो पेंशन योजना चलाई जा रही है, इस योजना को बहुत सरल बनाने का हमने प्रयास किया है और इसकी धनराशि भी हमने बढ़ाई। शायद आपको ध्यान होगा कि पहले ये धनराशि 1200 की होती थी, इसको 1500 किया और 1500 में भी परिवार में हमारे अगर 2 दंपत्ति होते थे तो 2 बुजुर्ग दंपत्तियों में से एक को ही पेंशन का लाभ मिलता था। और मैंने जब ये जिम्मेदारी संभाली मुख्य सेवक के रूप में मैंने काम करना प्रारंभ किया, तब से ही मुझे लगता था कि हमारे परिवार में घर में अगर 2 बुजुर्ग दंपत्ति हैं तो उस पेंशन के लिए उनका आपस में झगड़ा नहीं होना चाहिए, आपस में उनका प्रेम बना रहना चाहिए और दोनों को ही पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। और हमने ये संकल्प किया था कि दोनों बुजुर्ग दंपत्तियों को हम पेंशन देंगे। आज मुझे खुशी है कि परिवार के अंदर दोनों ही बुजुर्ग दंपत्तियों को पेंशन की व्यवस्था प्रारंभ हो गई है। इसके साथ साथ हमारा जो विभाग है वो हमारे विधवावस्था, विकलांग, दिव्यांग उन सभी के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनकी निरंतरता के लिए, उनके उन्नयन के लिए लगातार काम कर रहा है। बहुत सारे अन्य काम भी कर रहा है और अभी तक जो व्यवस्था पहले थी 2023-24 से पहले, ये जो पेंशन है ये पेंशन 3-3 महीने के अंतराल पर मिलती है और 3-3 महीने के अंतराल पर पेंशन मिलने पर कई बार शिकायतें आती थी, कई बार लोगों की परेशानियां होती थी। तो मैं भी बहुत सारे कार्यक्रमों में जाता था तो हमारे दिव्यांग है, विधवावस्था के पेंशन धारक हैं, वृद्धजन है, वो सभी कहते थे कि हमारी पेंशन नहीं है, काफी समय हो गया पेंशन नहीं है। तो ये हमने तय किया है कि अब आपको किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा कि आपकी पेंशन दे। अब हर महीने की 5 तारीख तक पेंशन आपके खातों में चली जाएगी। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री धामी ने 35 सहायक समाज कल्याण अधिकारियों और 3 छात्रावास अधीक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए। मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त अधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य सरकार लगातार सरकारी खाली पदों पर भर्तियों की
कर रही है, जिसके चलते नियुक्त पत्र वितरण कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त अधिकारियों को अनुशासन में रहने की बात कही। अगली खबर देहरादून से है, जहां लोकसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति को आखिरी रूप देना शुरू कर दिया है। दरअसल उत्तराखंड बीजेपी ने 4 प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी कर दी है। आपको बता दें कि सतीश लखेड़ा चमोली से, गीता ठाकुर नैनीताल से, कमलेश रमन देहरादून से और गौरव पांडे अल्मोड़ा से प्रदेश प्रवक्ता बनाए गए। इन 4 दिग्गजों का नाम प्रदेश प्रवक्ता के रूप में डाला गया है। इनकी नियुक्ति की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इन 4 प्रवक्ताओं की नियुक्ति की है। कमलेश रमन देहरादून से प्रवक्ता बनाए गए हैं। गौरव पांडे अल्मोड़ा से प्रवक्ता बनाया गया है। सतीश लखेड़ा चमोला से प्रवक्ता बनाए गए हैं। ये बीजेपी ने जिन 4 प्रवक्ताओं को जिनके नामों की लिस्ट जारी की है वो नाम है, गीता ठाकुर नैनीताल से प्रवक्ता बनाई गई हैं, कमलेश रमन देहरादून से प्रवक्ता बनाए गए हैं। और ये वो दिग्गज नाम है जिन 4 प्रवक्ताओं की नियुक्ति हुई है और इनके लिस्ट आए हैं। गौरव पांडे अल्मोड़ा से प्रवक्ता बनाए गए। तो सतीश लखेड़ा चमोला से प्रवक्ता बनाए गए। तो ये 4 नाम हैं जो हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने इन 4 प्रवक्ताओं की नियुक्ति की है और उनकी लिस्ट आई। खबर देहरादून से है, जहां राजभवन में वसंतोत्सव 2024 का भव्य शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। आपको बता दें कि 1 मार्च से 3 मार्च तक ये वसंतोत्सव कार्यक्रम चलेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा त्योहार है। मैं लोगों का प्रकृति के प्रति प्रेम देखकर उत्साहित हूं। हम हर्बल टी के फॉर्म में इनको लोगों को तक पहुंचाएंगे और जिससे हमारा उद्देश्य है कि हम लोगों की इम्यूनिटी को बूस्ट करें और जो रोज़मर्रा के लाइफ स्टाइल से डिजीज़ें हो रही है उनसे उनको निजात मिले। तो उसके लिए हमने देवभूमि हर्बल टी हमारा जो मेन प्रोडक्ट है उसको उतारा है, जिसमें हमने 21 आइटम्स को हर्ब्स को इंक्लूड किया है जो आपका वात पित्त कफ को बैलेंस करने में आपकी मदद करेगा। उसके अलावा हमने जो इलनेस के लिए, बीमारियों के लिए हार्ट केयर है हो गई, आपका डायबिटिक केयर हो गया और अन्य तरह की जो बीमारियां हैं उनके लिए अलग अलग चाय हमने निकाली है। फिर हमने वेलनेस के लिए निकाली है, एंटी एजिंग निकाली है, डिटॉक्स निकाली है, रिफ्रेशमेंट निकाली है। तो वो आपको ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट्स ये चाय देंगी। हमारा उद्देश्य है कि आप चाय पी के ही स्वस्थ हो जाइए। कि उत्तराखंड सचमुच में पुष्प प्रदेश बन गया है और यहाँ पर एक अलग बात है, हमारे फूलों के अंदर में जो दिव्यता है, भव्यता है, सुंदरता है, वो पूरे विश्व से बिल्कुल अलग है। आज सबका, हर एक उत्तराखंडी का, हर एक भारतीय का उत्साह देखकर, उनका पुष्पों के साथ प्यार देखकर, उनका हनी के साथ प्यार देखकर, उनका प्रकृति के साथ प्यार देखकर बिल्कुल अलग ही एक आनंद आ रहा है। और मैं कहूंगा आज बहुत ही हम सब ने इकट्ठा होकर, पूरे परिवार ने इकट्ठा होकर आज एक डाक टिकट जारी किया है। वो थुनेर के बाद, वो थुनेर जो हमको औषधीय सहायता देता है बीमारियों में, कैंसर में, और प्रभु का, शिव जी का, वाहेगुरु का इतना आशीर्वाद है कि जो हमारे पुष्प हैं, जो हमारी जड़ी बूटियां हैं, वो पूरे विश्व में एकदम अलग है। देहरादून के
राजभवन में आज से वसंतोत्सव मनाया जा रहा है और इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर जोरों पर चल रही है। आज से इसका शुभारंभ कर दिया गया है और आप देख सकते हैं वसंतोत्सव का मुख्य जो कारण है या फिर इसको कार्यक्रम को मनाने की जो या फिर इस उत्सव को बनाने का मुख्य जो उद्देश्य है वो यही है कि जिस तरह से जो फ्लावर्स हैं उत्तराखंड के उसे लोगों तक पहुंचाया जाए, विदेशों तक पहुंचाया जाए और यहाँ की जो लोकल मार्केट्स हैं, चाहे वो शहद का उत्पादन हो या फिर फ्लावर्स का, या फिर कहा जा सकता है कि जो यहाँ की जो मूलभूत संस्कृति से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं उन्हें जन जन तक पहुँचाया जाए। और इसी वसंतोत्सव के माध्यम से राजभवन में ये कार्यक्रम का आयोजन होता है। 3 दिन उत्सव चलता है जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ जो बच्चों के कॉम्पिटिशन्स भी इसमें देखने को मिलते हैं। तो कोई भी यहाँ पर 3 मार्च तक आ सकता है जिसे पेड़ों से प्यार है, जिन्हें फूलों से प्यार है और साथ साथ यहाँ की उत्तराखंड की जो संस्कृति है उनसे प्यार है। और इसी के लिए जो तैयारियाँ हैं उसको अंतिम रूप कल दे दिया गया था और आज से ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है और राजभवन में 3 मार्च तक ये कार्यक्रम चलेगा। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। देवभूमि में शुरू हुआ बजट सत्र तो खत्म हो गया, लेकिन सियासत अभी भी सुलग रही है। सत्र में पेश हुए विधेयक, पूछे गए सवाल, दिए गए जवाब, हर घटनाक्रम को लेकर वार पलटवार जारी है। सत्र में जिन मुद्दों पर चर्चा जरूरी थी, जो नहीं हुई, वो भी अब आरोप प्रत्यारोप में बदल कर जारी है। व्यवस्था, हाँ व्यवस्था का प्रश्न था। मैं व्यवस्था का जब गए तो नाम ले लिए फटाफट, कोई बात है। देवभूमि में शुरू हुआ बजट सत्र तो खत्म हो गया, लेकिन सियासत अभी भी सुलग रही है। सत्र में पेश हुए विधेयक, पूछे गए सवाल, दिए गए जवाब, हर घटनाक्रम को लेकर वार पलटवार जारी है। सत्र में जिन मुद्दों पर चर्चा जरूरी थी, जो नहीं हुई, वो भी अब आरोप प्रत्यारोप में बदलकर जारी है। लेकिन ना तो कोई ये पूछ रहा है, ना ही कह रहा है कि जिन मुद्दों के हल के लिए अपने नेता को विधायक बनाकर भेजा था, उन मुद्दों का क्या हुआ, उन पर किसने बात की, वो बात किसने काटी। और तो इस विधानसभा सत्र में वो भी हुआ जो अब तक किसी ने नहीं देखा। हंगामा इतना कि लोकतांत्रिक परंपराएं भी पूरी नहीं हुई। ना तो मुख्यमंत्री का बजट पर भाषण और ना ही राज्यपाल के अभिभाषण पर संबोधन, बल्कि तय समय से 1 दिन पहले ही सदन सत्र अनिश्चितकालीन समय के लिए स्थगित हो गया। वाह रे वाह राजनीति। खैर, सत्र खत्म हुआ तो विधानसभा स्पीकर ने लेखा जोखा जनता के सामने रखा, जो कि जानना उसका हक भी है। स्पीकर रितु खंडूरी ने बताया कि विधानसभा सत्र की अवधि 28 घंटे 3 मिनट रही है। इस दौरान सत्र में 300 से ज्यादा प्रश्नों के जवाब भी दिए गए। जो बजट में चर्चा में हमें भाग लेना था, सभी माननीय सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहते थे, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई और सरकार की नीयत, सरकार की मंशा से साफ जाहिर हो रहा था कि ये सदन को ज्यादा दिन नहीं चलने देंगे। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार पर आरोप लगाए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बजट सत्र के दौरान बजट में चर्चा के लिए विपक्ष के विधायकों को मौका नहीं दिया गया। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि सदन में ये पहली बार हुआ है जब बजट पर विपक्ष के विधायकों को अपना पक्ष नहीं रखने दिया गया। नेता प्रतिपक्ष ने ये तक कहा है कि सदन में नेता सदन का राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद भी नहीं हुआ और न ही बजट पर उनकी ओर से कोई संबोधन हुआ। जो बजट में चर्चा में हमें भाग लेना था, सभी माननीय सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहते थे, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई और सरकार की नीयत, सरकार की मंशा से साफ जाहिर हो रहा था कि ये सदन को ज्यादा दिन नहीं चलने देंगे। ये हमें उत्तेजित कर रहे थे, इस तरह का वातावरण बना रहे थे जिससे कि सदन में व्यवधान हो और हम वॉकआउट करें
और ये बजट पास कर लें। आज हमारे माननीय सदस्यों ने माननीय अध्यक्ष विधानसभा से निवेदन किया, अनुरोध किया कि विपक्ष के माननीय विधायकों को भी अवसर मिलना चाहिए। ज्वलंत प्रश्न हैं, समस्याएं हैं, और जो झूठ का पुलंदा है यह बजट, उसके बारे में हम सदन में अपनी बात को रखना चाहते थे, लेकिन सरकार ने इस आज के दिन हमारे साथियों को बोलने का अवसर ही नहीं दिया, और जो उनकी स्ट्रेटेजी थी, किसी तरह भी हम सदन को आगे चलने नहीं देंगे। सदन को हम अनिश्चित काल के लिए आज ही खत्म कर देंगे, और उन्होंने आज ये करके दिखाया है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के आरोपों को लेकर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि विपक्ष की मंशा नहीं थी कि सदन लंबा चले। बुधवार को सदन रात 11:30 बजे तक चलता रहा, जिससे पता चलता है कि सरकार सदन में विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि विनियोग विधेयक समेत 6 विधेयक इस सत्र में पारित हुए हैं। देखिए, जिस प्रकार से विधानसभा का बजट सत्र आज पूरा हो गया, मतलब संपन्न हो गया, और जो मुख्य बिंदु माननीय राज्यपाल का अभिभाषण वो सदन से पारित हुआ, धन्यवाद प्रस्ताव, और जो हमारा बजट था, बजट सत्र जिसको हम कहते हैं, उसमें जो बजट मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपे चर्चा का विषय जो माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के द्वारा कल लगभग 1.25 घंटा उन्होंने उस पर बोला, और आज उस पर फिर चर्चा प्रारंभ होनी थी। चर्चा प्रारंभ हुई, और उसी बीच में चर्चा के दौरान ही वो लोग वेल में आ गए। उन्होंने पूरी तरह से मन बनाया था कि हमें सरकार की कोई बात सुननी नहीं। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का इतिहास रहा है कि सदन में कभी भी बजट सत्र लंबा नहीं चला। बजट सत्र जिसके लिए 10 से 15 दिन सदन में चर्चा होनी चाहिए, वो सदन के भीतर 4 दिनों में सिमट जाती है, जिससे पता चलता है कि सदन के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष एकजुट होकर सदन चलाने की मंशा ही नहीं रखते हैं। इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से अब है कैंतुरा की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर देहरादून से है, जहां कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय में भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर संगठन के नेतृत्व में विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा। हमारे जो सेब के किसान हैं चौथा क्षेत्र के आराकोट के, उनकी सेब की पेमेंट एक व्यापारी के ऊपर 3-4 साल से बाकी है। तो व्यापारी मान लिया 100 रुपए का सेब खरीदता तो 50 को देता था, धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते 1 करोड़ से ऊपर हो गई है। और जब पूर्व में ये लोग आए थे, मैंने सचिव मंडी को निश्चित किया था। जैसा कि मुझे जानकारी मिली है, 24 किसानों को 22 लाख रुपए की पेमेंट। तो वहीं उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के चयन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के हाईकमान की बैठक दिल्ली दरबार में हुई। बीजेपी के प्रत्याशियों की घोषणा होने की संभावनाएं हैं, जबकि कांग्रेस की बैठक कल होगी और जल्द ही उनके प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। लेकिन दिल्ली दरबार में चल रही इन बैठकों का असर उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है, जिससे सियासी माहौल गर्म हो चुका है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। चुनाव की बेला के बीच सियासी दलों में प्रत्याशियों को लेकर मंथन शुरू हो चुका है। दिल्ली दरबार में बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों के वरिष्ठ नेता पहुंचे हुए पार्टी हाईकमान की मीटिंगें लगातार हो रही है। उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीटों पर किसे दावेदार बनाया जाना, उसको लेकर मंथन चल रहा है। बीजेपी की उम्मीद यह है कि आज शाम तक बीजेपी उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा यहाँ पर कर सकती है। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस की भी कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है और उम्मीद ये की जा रही है कि कांग्रेस के प्रत्याशी भी जल्द ही यहाँ पर घोषित हो जाएंगे।
ऐसे में लोकसभा चुनाव का जो रण है वो अपने चरम पर यहाँ पर पहुंच रहा है और इसके बाद जो सियासत होगी यानी जो चुनावी बिसाते होंगे वो बिजली शुरू हो जाएंगे और हार जीत का खेल शहर बात का खेल शुरू हो जाएगा। लगातार बीजेपी अपनी जीत का दावा यहाँ पर करिए, लेकिन कांग्रेस को भी उम्मीद है कि जनता उनके साथ रहेगी और जो सरकार की नाकामियां हैं उन नाकामियों को जनता स्वीकार करेगी, वोट करेगी। ऐसे में देखना ये होगा कि जनता जनार्दन किसके साथ खड़ी होती है। कैमरामैन के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। अगली खबर की ओर। अगली खबर देहरादून से है, जहां आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी कई सम्मेलन चल रहे हैं, जिसके लाभार्थी सम्मेलन चल रहा है। इसी क्रम में आज देहरादून में राज्य मंत्री मधु भट्ट ने देहरादून के वार्ड 25 में लाभार्थियों से जनसंपर्क किया। मधु भट्ट ने मोदी की योजनाओं को लेकर घर घर जनसंपर्क किया और आम जनता से मोदी सरकार की उपलब्धता को बताया। उन्होंने बताया कि जिसको मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है उनकी सूची बनाई जा रही है और उनके साथ सेल्फी विद लाभार्थी कार्यक्रम भी किया जा रहा है। मधु भट्ट ने कहा कि उन्होंने बूथ पर प्रचार प्रसार भी किया। खबर देहरादून से है, जहां चारधाम यात्रा के लिए सभी विभाग तैयारियों में जुट गए हैं। आरटीओ ने भी चारधाम को देखते हुए जमीनी स्तर पर काम होना शुरू कर दिया है। कमर्शियल गाड़ियों के ग्रीन कार्ड, रजिस्ट्रेशन, यात्रियों के लिए बसों की सुविधाएं, ज्यादा फोर्स समेत यात्रियों को उच्च स्तरीय व्यवस्थाओं में जुट गई। लेकिन देहरादून आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि हमारी प्राथमिकता यात्रियों की चारधाम यात्रा सुखद बनाना है, जिसके लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। पिछले साल हमारे 43 लाख यात्री आए थे। इस साल हमारे 56 लाख यात्री आए और हमारा अनुमान है कि अभी हमारी यात्रा 70 से 75 लाख यात्री आएंगे। उनके लिए हमने जो उनके कॉमर्शियल वाहन होते हैं उनके ग्रीन कार्ड बनाने के लिए पूर्व में ही व्यवस्था कर दी है। साथ में उनको अगर बसें सही दामों पर जो चार धाम यात्रा और 2 धाम जाने के लिए बसें उपलब्ध हो, उसके लिए ऋषिकेश में हमारा रोटेशन सेंटर है। उसके अलावा राही होटल हरिद्वार में भी हम व्यवस्था कर रहे हैं ताकि वहाँ आसानी से बसें मिल जाएं। और इसके अलावा हम लोगों ने रोडवेज से भी 100 से 150 बसें चलाने का प्लान किया है ताकि यात्रियों को कम दाम पे बहुत अच्छी सुविधा मिले। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां शारदीय कांवड़ मेला और महाशिवरात्रि के लिए पुलिस ने यातायात प्लान जारी कर दिया है। एसपी क्राइम एवं यातायात पंकज गोरेला ने बताया कि 1 से 8 मार्च तक हरिद्वार में कांवड़ यात्रियों के चलते भीड़ का दबाव ज्यादा रहेगा। यातायात को सही से चलाने के लिए यातायात प्लान लागू किया गया है। यातायात प्लान के अनुसार दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर से स्नान के लिए आने वाली गाड़ियों का रूट डाइवर्ट किया जाएगा। साथ ही पार्किंग की व्यवस्था भी की जाएगी। शारदीय कांवड़ जो आज से हमारे यहाँ प्रारंभ हो चुका है, इसमें कांवड़ियों का आगमन हो गया है। इसमें यातायात सुचारू रूप से चले इसके लिए विधिवत जो प्लान बनाया गया है उसमें हमने उसको जारी भी कर दिया है। साथ ही साथ जो हमारा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर है वहाँ के अधिकारियों से भी मीटिंग की गई है कि हैवी ट्रैफिक को डाइवर्जन कैसे करना है और उस संबंध में हर बिंदु पर उससे चर्चा की गई है। इसमें जो ड्यूटियां हैं वो पूरे रूट पे लगाई गई हैं। पार्किंग जो है एरियाज में ड्यूटियां लगाई गई हैं और शारदीय कांवड़ जो है इसमें ड्यूटियों के लिए सभी को निर्देशित किया गया है। जो क्षेत्राधिकारी हैं संबंधित जो इसके जोनल ऑफिसर, सेक्टर ऑफिसर्स बनाए गए हैं वो इसमें भ्रमणशील हैं और इसमें कार्रवाई कर। देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।